All right, dear students, welcome back. Now we are solving management accounting का June 24 का paper. If you want to download this solution, you have to go to our Telegram channel t.me/sgc institute, or if you are a student, then you will get it in our notes drive. So you can check from there. The best use of this video will only come if you have solved this paper once and then watching this video. अगर आप सीधा जंप मार के इसको बस मेरे साथ ही देख रहे हो तो उसका इफेक्ट कम आएगा, बट अपने से ट्राई करके मिलाओगे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। एक्सपेक्टेशंस को राइट रखें, ये उम्मीद ना करें कि सर पूरा नॉर्मल क्लास के तरह यहाँ पे पढ़ाएंगे। सर फटाफट रिव्यू कराएंगे। ध्यान रहे, दिस इज अ रिव्यू वीडियो, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल क्लास वेयर वी एक्सप्लेन एवरी कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट, तो सम्स भी फटाफट रिव्यू करेंगे। कुछ सॉल्व किया हुआ है, कुछ सामने सॉल्व करूंगा। तो चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स पे हम लोग का नॉर्मली ध्यान नहीं जाता, नॉट ट्रू पे ध्यान नहीं जाता, वर्ड नॉट पे ध्यान नहीं जाता, खाली ट्रू पे ध्यान जाता है। हमारा माइंड है ना हमेशा ट्रू के तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता है, फॉल्स नहीं समझ पाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। Management accountant uses cost accounting tools and techniques for planning and decision making. Yes, management accounting is mostly historical in its approach and it projects the past. No, एकदम क्लियर यहीं पे फॉल्स समझ में आ गया। फिर भी बाकी सब पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन वेल्थ। यस, तो आंसर इज बी, द नियरेस्ट एंड क्लियरेस्ट। अकॉर्डिंग टू DuPont, द पैरामीटर्स दैट ड्राइव रिटर्न ऑन इक्विटी आर, तो इसमें अपना कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लो, नेट प्रॉफिट, इक्विटी मल्टीप्लायर एंड एसेट टर्नओवर। तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, एसेट यूसेज, फाइनेंशियल लेवरेज, ये इन तीनों रेशियो के अलग नाम है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। फिर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वेयर whose manager is responsible for managing revenue and expense। रेवेन्यू और एक्सपेंस है तो प्रॉफिट सेंटर, खाली रेवेन्यू तो रेवेन्यू सेंटर, खाली एक्सपेंस है तो एक्सपेंस सेंटर। फिर लैपलेस क्राइटेरिया इज द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इट इज बेसिकली डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। फिर बॉर्न अ डिवीजन ऑफ बैंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टोटल एसेट्स ऑफ 12 लाख, ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 3 लाख। व्हाट इज द डिविजन RI इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। तो RI निकालने के लिए हम लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स निकालना है। 12 लाख इंटू 15% इज इक्वल टू 1,80,000, तो ये आएगा 1,20,000। ओके, नेक्स्ट, an employee of Doxin took 5 hours to complete the first unit in the assembly line using 80% incremental unit time learning model. The time to be taken to complete the second unit job will be। तो इसमें फर्स्ट यूनिट के लिए अगर 5 आवर्स लगा है तो सेकेंड यूनिट के लिए 80% के हिसाब से 4 लगेगा, है ना। अब इसमें ना एक कंफ्यूजन आता है, ये सेकेंड यूनिट मतलब क्या है? इज इट द सेकेंड यूनिट और फर्स्ट 2 यूनिट्स? वर्ड पढ़ के लग रहा है सेकेंड यूनिट, और फर्स्ट 2 यूनिट्स मतलब होता है कि एवरेज लेना है। तो ऑप्शन के हिसाब से 4 मैच हो रहा है। अगर आप सोचो सिर्फ सेकेंड यूनिट का अगर वर्किंग करोगे तो वो कितना आएगा? 4 × 2 8 माइनस पहला का टाइम है 5, ये इंक्रीमेंटल टाइम है। ओके, सो दिस आंसर इज कमिंग एज 3। तो यहाँ पे वर्ड इंक्रीमेंटल यूनिट टाइम लर्निंग मॉडल भी बोला है, यहाँ पे सेकेंड यूनिट बोला है, तो इंक्रीमेंटल सेकेंड यूनिट का टाइम निकलेगा इस तरीके से, विच इज टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट 2 यूनिट्स माइनस टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट, टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट। तो आंसर हियर इज 3। इसमें ना बहुत कॉमन है कि आप 4 लिख कर आएंगे। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, In the factory of Dawson Limited,
Using standard costing system, the details of overhead expenditure for the month of May are as under. Okay, variable overhead, fixed overhead और output अपने को दिया हुआ है. If fixed overhead volume variance is 4000 adverts, identify the actual output in units. तो वॉल्यूम वेरिएंस से बोल रहा है तो उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं. 4000 एडवर्स यानी 4000 माइनस इज इक्वल टू AO माइनस BO इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट. सो वी हैव टू फाइंड AO. BO कितना है? 40,000 है एंड स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट है विच इज 80,000 बाई 40,000. तो ये आ रहा है 2 AO इंटू 2 माइनस 80,000 तो 84 आ गया इधर. माइनस 80 और प्लस 4 करेंगे कितना आएगा? 76 आ गया. 76 बाई 2 करने से 38 आ रहा है. ब्रैकेट में 4000 का मतलब माइनस 4000 तो 38,000 इज द आंसर. ओके. फिर FBT Limited is presently operating at 60% capacity and producing 600 units. Okay. तो 100% is equal to 800 units. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वर्किंग करना है हमेशा. The cost structure at 60% level is material 50. Okay. Material 50, labor 25, direct expense 5, factory overhead of which 60% is variable. तो variable factory overhead is 12,000. 200 का 60% इज 12,000. 12,000 बाई 600. 12,000 बाई 620. हुआ. फिर एंड एडमिन एक्सपेंस का वेरिएबल एडमिन ओवरहेड 15,000 का 40% इज 6,000. 6,000 बाई 600 इज 10. हुआ. व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉर 80% कैपेसिटी. तो मैं फिक्स कॉस्ट को अलग कर लेता हूँ. फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है हमारा 20,000 का 40% 8,000 और फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड है 15,000 का 60% इज 9,000. ठीक है. यहाँ पे 6,000 कैसे आया समझ में क्या? 15,000 का 40% डिवाइड बाई 600 क्यों करे? क्योंकि ये करंट डिटेल्स जो है 600 यूनिट्स पे है. अब इन सब से हम लोग को निकालना है 80% का कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट अगर हम शॉर्टकट में करें तो वेरिएबल कॉस्ट है 25 प्लस 5 30 50 80 20 100 110. तो 110 इंटू 800 इज इक्वल टू 88,000. और फिर फिक्स कॉस्ट हम लोग का सेम रहेगा 17,000. दोनों मिला के कितना आएगा? 1,05,000. फिर टोटल कॉस्ट पर यूनिट होगा 1,05,000 बाई 800. क्वेश्चन में क्या पूछा है? टोटल कॉस्ट पर यूनिट. दिस इज कमिंग 131.25. देखो पर यूनिट पूछा है तो ये सेकंड आंसर है. बहुत क्लोज रखा है. मतलब देखो ना, हड़बड़ में अगर आप स्पीड में कर रहे हो और ध्यान नहीं दिए टोटल कॉस्ट पर यूनिट तो 1,05,000 आप चूज कर देंगे और रॉन्ग हो जाएगा. फिर क्या बोल रहा है? SNG इज चूजिंग विच ऑफ द 3 products to make and has calculated likely payoffs under 3 possible scenarios giving the following payoff table using Maximax. अब ये देखो नया आ गया. हम लोग मिनी मैक्स पढ़े थे, मैक्सिमिन पढ़े थे, मैक्सीमैक्स बोल दिया. तो विच शुड बी चोजन बाय द कंपनी. ये हम लोग पढ़े नहीं बट अपने मन से भी कर सकते हैं. जब मिनी मैक्स पता है, मैक्सिमिन पता है, तो मैक्सीमैक्स में क्या है? तो मैक्सीमैक्स में क्या करना है? मैक्स वाला यहाँ से लेना है विच इज 80, विच इज 100, 50, 150. Here it is 100. अब मैक्स का मैक्स ले लो विच इज 150. तो अकॉर्डिंगली 150 मतलब ये वाला चूज हो रहा है. करेक्ट. तो कौन सा स्ट्रेटजी चूज हो रहा है? विच प्रोडक्ट. हिसाब से इसको करने का एक और तरीका हो सकता है कि या तो सिनेरियो दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है. तो मैक्सी मैक्स फॉर द प्रोडक्ट लेना है तो मैक्सी मैक्स यहाँ पे लो. तो मैक्स 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे
150 है, तो इनमें से कौन सा हाईएस्ट दिख रहा है हम लोग को? वो दिख रहा है 150 विच इज फॉर प्रोडक्ट आर। तो हम प्रोडक्ट आर को चूज करेंगे। प्रोडक्ट समझ में आया? प्रोडक्ट से करना चाहिए, प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई करना है। तो प्रोडक्ट के लिए मैक्स सिनेरियो निकाला, इसमें मैक्स 100 आ रहा है, इसमें मैक्स 100 आ रहा है, इसमें मैक्स 150 आ रहा है। तो इन तीनों में जो मैक्स है उसको ले लिया, उधर से करने से गड़बड़ हो जाएगा। फिर 10 नंबर क्या बोल रहा है? डैश इज डिफाइंड एज अ बजट continuously updated by adding a further accounting period when the earlier accounting period has expired। इसका नाम होता है रोलिंग बजट। रोलिंग बजट क्या होता है? जैसे ये कभी एंड नहीं होता, इसका पीरियड क्या होता है? हर समय हम लोग जैसे एक छोटा पीरियड एक्सटेंड खत्म होता है, फिर नया पीरियड उसमें ऐड करके अप टू डेट बजट बना देते हैं। समझ गए? जैसे मान लो हम लोग की कंपनी में क्वार्टरली अगर हम लोग कोई बजट बनाते हैं, तो एक क्वार्टर बीतते ही, क्वार्टर 1 बीतते ही हम लोग एनुअल बजट को अप टू डेट कर देंगे। जैसे पहले एनुअल बजट जो बनाया था वो बनाया था मान लो एग्जांपल के लिए 100, तो उसमें सोचा था क्वार्टर 1 का 25 होगा। अब नया बजट जैसे ही क्वार्टर 1 का ख़त्म हो जाएगा तो एक नया एनुअल बजट आ जाएगा विच विल बी फ्रॉम क्वार्टर 2 3 4 टू क्वार्टर 5 तक का जुड़ जाएगा। समझ गए? तो हर बार नेक्स्ट एक नया क्वार्टर जोड़कर एक नया एनुअल बजट बना दिया जाएगा। तो उसमें उस क्वार्टर का जो भी वैल्यू हम लोगों का होना चाहिए वो फोरकास्ट करके इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो इससे अब क्या होता है, मैनेजर्स को हर समय एनुअल बजट के ऊपर ध्यान रहता है। नहीं तो वो क्या होता है, एनुअल को फिक्स करके खाली क्वार्टरली पे काम कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, मैनेजर हर समय एनुअल पे भी काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, इन डैश बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट्स आर कंसिडर्ड फॉर प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो अपने को पता ही, इजी था, इजंट इट? फिर क्या बोल रहा है, Mrs. Unicorn sold 200 units and 300 units of its product in 2023 respectively. Total overhead for 23 and 24 और 10,000 and 12,000। तो फिक्स्ड ओवरहेड क्या होगा? वाह इजी। 2023 2024 यूनिट्स है 200 300। फिर क्या बोल रहा है, टोटल ओवरहेड 10,000 और 12,000। तो फिक्स्ड ओवरहेड निकालना है, पहले वेरिएबल ओवरहेड निकालेंगे, चेंज इन टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो दिस इज कमिंग 2000 बाई 100 करके 20। फिर फिक्स्ड ओवरहेड क्या होगा, 10,000 माइनस 20 इंटू 200, तो ये आ रहा है 6,000। आ गया? फिर इफ पीवी रेशियो इज 20%, सेलिंग प्राइस इज 50, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 10। आप अप्रोच देखो कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वर्किंग करने लगते हैं। फिर बोल रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 2000, फिक्स कॉस्ट इज 30,000, एक्चुअल सेल्स इज, तो एक्चुअल सेल्स इज ब्रेक इवन सेल्स प्लस एमओएस कर सकते हैं। तो पहले ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेते हैं, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट that is equal to 30,000 by 10, तो यार 3,000। margin of safety is 2,000, तो आंसर is 5,000। हो गया? फिर क्या बोल रहा है, A Limited produces 500 units of product in 7,500 hours against standard hours of 8,000। तो actual hour is 7,500, standard hour is 8,000। So standard rate per hour is 50, labor efficiency variance is standard hour minus actual hour, जिस 500 into 50 कर रहे हैं, तो यार 25,000 फेवरेबल। आवर कम लगा तो फेवरेबल, देखो बहुत नियर दिया है, फेवरेबल एडवर्स सेम ऑप्शन दे दिया है, देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल डू मिस्टेक। फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट इज 15%, SD of return of project 1 is 20 while SD of project 2 is 10।
तो रिटर्न अगर आपको मालूम है विच इज़ 15 एसडी आपको मालूम है विच इज़ 20 और 10, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू प्रोजेक्ट 1 में क्या होगा, एस डी बाई मीन 20/15 1.33, 10/15 is 0.66. तो आंसर हियर इज 1.33 एंड 0.66. अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो काम नहीं बनेगा. एस डी बाई मीन इंटू 100 करने से हम लोगों का नॉर्मली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है. तो इंटू 100 यहाँ पे नहीं किया तो भी आ गया. ओके तो देखो मेरे को ये करने में कितना देर लगा, 15 मिनट्स. आपको 1.8 मार्क पर मिनट के हिसाब से अगर चलें तो 30 मार्क्स के लिए 54 मिनट्स मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ द टाइम दैट वी हैव टेकन नाउ. अब पॉइंट है कि मेरे को 15 मिनट्स लगा, आपको कितना देर लगता है ना. तो वो जब तक खुद से नहीं टेस्ट करोगे ना तो एग्जाम में गड़बड़ होगा. तो आइए कंटिन्यू करते हैं अब हम लोग आगे की पढ़ाई से, विच इज सेक्शन नंबर बी 2A. क्वेश्चन नंबर 2A is from activity based costing, 2A is from financial accounting and management accounting. आपने हर पेपर में देखा होगा कि इसका डिफरेंस आ ही रहा है, क्या तो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का या कॉस्ट और फाइनेंशियल का या FA और MA का. तो ये डिफरेंस अच्छे से याद करके जाओ जिससे कि 2A कर पाए. फिर हम लोग आ रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोगों को यहाँ पर कॉस्ट पूल दिया, ओवरहेड्स दिया, इस बार ड्राइवर भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो सब कुछ ईजी हो गया. कंपनी हैज़ प्रोड्यूस्ड इन अ बैच ऑफ 5200 कंपोनेंट्स AXL 6. इट्स मटेरियल कॉस्ट वाज 2.6 लाख, लेबर कॉस्ट वाज 4.9 लाख एंड एक्टिविटीज़ कितना यूज़ हुआ वो बता रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालो. तो बहुत ईजी है, रेट निकालने के लिए तो बस आपको डिवाइड करना है. कोई इसमें वो दिमाग लगाने का चीज़ ही नहीं है. आप डिवाइड करोगे तो जैसे एक का रेट आया 527.27 से दूसरे का रेट आएगा 5 लाख बाई 1360 करके 367.65, फिर 19,40,000 बाई 16,800 करके 115.48. ऐसे आप सबका रेट निकाल सकते हो. और फिर इन रेट से आप जब ये सारा मल्टीप्लाई करोगे तो इन सबका कॉस्ट आ जाएगा. तो मेरे बताने से ही काम हो जा रहा है, तो अपने से करना पड़ेगा आपको और बहुत आसान है और आंसर मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना. ऐसे रेट निकाला, ये पार्ट 1 हो गया क्वेश्चन का. और पार्ट 2 में हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है. विच इज़ डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर है 4.9, फिर डायरेक्ट लेबर के बाद जो ओवरहेड्स कॉस्ट है वो है मटेरियल ऑर्डर्स विच विल बी 52 के 52 ऑर्डर्स है तो उसका रेट दिया हुआ 527.27. तो ऐसे मल्टीप्लाई करके हम लोगों का एक एक का यहाँ पे भी कॉस्ट आ जाएगा. मटेरियल मूवमेंट विच विल बी 36 इंटू 367.65 लाइक दिस. बाकी सबका भी आ जाएगा और आप सारा कॉस्ट जोड़ लीजिएगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा. कॉस्ट ऑफ बैच बोल रहा है पर यूनिट, अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो. बेटर होता है टोटल करने के बाद पर यूनिट भी दिखा दो, ऐसे बेटर होता है. मतलब ऐसा कोई इस सम में रिक्वायर्ड है कि नहीं है ऐसा तो नहीं दिख रहा है. कॉस्ट ऑफ बैच बोल रहा है तो आपको टोटल ही पूछ रहा है, पर यूनिट भी दिखाना एक सेफ साइड होता है. किसी सम में बोल दिया कॉस्ट पर यूनिट ही दिखाना है तो वो तो दिखाना ही पड़ेगा, उसका तो कोई उपाय ही नहीं. समझ गए. फिर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग से जुड़ा हुआ है, डिसीजन मेकिंग से. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंपनी ऑलरेडी 4000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जिमजैम बना रहा है यूटिलाइजिंग 100% ऑफ इट्स मशीन कैपेसिटी. सेलिंग प्राइस और कॉस्ट आपको जिमजैम का दिया हुआ है. सेलिंग प्राइस 700, मटेरियल कॉस्ट 100, वेरिएबल मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट 150 एट 100 पर आवर तो 1.5 आवर पर यूनिट हो गया. और 4000 यूनिट्स पे बोल रहे हैं 100% कैपेसिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं. तो टोटल आवर्स जो हमारा 100% कैपेसिटी पे होगा वो होगा 1.5 इंटू 4000 करके 6000 आवर्स आ रहे हैं. तो एग्ज़ाम में जब ये सब पढ़ते जा रहे पढ़ते पढ़ते वर्किंग नोट बनते जाएगा. नोट 1. फिर अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट. इस सम का यूनिकनेस क्या है कि ये जो कॉस्ट है ये आप वेरिएबल कॉस्ट नहीं समझे, ये टोटल कॉस्ट है.
और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी ये टोटल कॉस्ट है, ये वेरिएबल नहीं है। भले ही पर यूनिट दिया है तो वेरिएबल थोड़ी ना हो जाएगा, इसमें वर्ड वेरिएबल लिखा नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट, पॉस्को कैन सेल मैक्सिमम 8000 यूनिट्स ऑफ जिमजैम इन द मार्केट। हम बना पा रहे 4000 बट सेल कर सकते हैं 8000। हाउएवर ड्यू टू लिमिटेड मशीन आवर कैपेसिटी इट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम 4000। ठीक है। मेसर्स एसबी लिमिटेड, अ क्वालिटी सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट्स, कैन सप्लाई अप टू 3000 यूनिट्स ऑफ जिमजैम एट अ प्राइस ऑफ 620 पर यूनिट अप टू पॉस्कोज प्लेस। पॉस्को के प्लेस तक भेज देगा, 620 रुपीज़ लेगा और आप उसको फिर मार्केट में 700 पे बेच सकते हो तो 80 रुपीज़ बचेगा ही। तो इससे तो सारा काम उठाना ही चाहिए जिससे कि आप अपना जो डिमांड है उसको मीट कर पाए। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जो वर्ड है वो ये तब यूज़ होता है जब आप कोई प्रोडक्ट अपने से पूरा बना नहीं पा रहे मार्केट की डिमांड मीट करने के लिए, तो आप कुछ पार्ट दूसरों से बनवा सकते हैं जिसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। फिर पॉस्को कैन यूज इट्स फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चर एन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट कॉल्ड बॉनबॉन। इट कैन सेल अप टू 10,000 यूनिट्स ऑफ बॉनबॉन एनुअली। बोल रहे आप 10,000 यूनिट्स बॉनबॉन का बेचो। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बॉनबॉन आर एज अंडर। सेलिंग प्राइस इज 700, कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल कॉस्ट है 300, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है 50, तो इससे आ जाएगा आवर पर यूनिट विच इज 0.5। ठीक है। अदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वापस से दिया हुआ है, ये दोनों फिक्स कॉस्ट जैसा माना जाएगा, टोटल कॉस्ट जैसा। फिक्स कॉस्ट मतलब नहीं बोलेंगे, टोटल कॉस्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन में नीचे जाकर कि अगर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं दिखा तो सारा वेरिएबल मान लेंगे। नॉर्मली जब इस तरह से कॉस्ट दिया होता है तो अपने इसको टोटल कॉस्ट मानते हैं। फिर क्या बोल रहा है, पॉस्को प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एज अंडर। अब देखो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अलग से दे दिया। तो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या है, एक बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग जिम जैम इन हाउस का 80 है, तो यहाँ पे 200 की जगह हम 80 पकड़ेंगे। फिर परचेज प्रोडक्ट जिम जैम फ्रॉम एसबी लिमिटेड पे 60 लगेगा, तो 620 खरीदने का कॉस्ट है प्लस 60 हम लोग का वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी जाएगा, तो 680 हुआ। फिर भी 700 में बेच रहे तो 20 रुपये का फ़ायदा ही हो रहा है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बॉनबॉन इन हाउस में 70 आएगा, तो यहाँ पे बॉनबॉन इन हाउस में 100 की जगह ये आप 70 लेंगे वेरिएबल कॉस्ट बोल के। फिर बोल रहा है पॉस्को लिमिटेड यूजेस मशीन आर एज बेसिस फॉर असाइनिंग फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का बात कर रहा है। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फॉर द ईयर वाज 2,40,000। दिस कॉस्ट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर आवर क्या होगा, पर आवर होगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स जो 100% कैपेसिटी पे था वो 6,000 था, अगर आपको ध्यान हो नोट 1 में। तो ये नोट 1 में 6,000 आवर्स है तो 40 रुपीज़ पर आवर आ गया। 40 रुपीज़ पर आवर आ गया तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट अगर हमको निकालना है, पर यूनिट ऑफ जिम जैम में 1.5 घंटा लग रहा है, तो 1.5 इंटू 40 करने से कितना आएगा, 60 आएगा। फिर क्या बॉन में क्या होगा, आपका आधा घंटा करके लगता है, 0.5 करके 0.5 इंटू 40 करके आ रहा है 20। तो अगर ये फिक्स कॉस्ट है तो बचा हुआ वेरिएबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फिक्स आया 60, तो ये 60 हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 120, खाली वेरिएबल अगर हमें लेना हो। और यहाँ पे ये 50 से 10 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। अग्रीड। 50 माइनस 10 कर देंगे तो कितना आएगा, 50 माइनस 20 कर देंगे, सॉरी 20 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। और इट तो ये हो गया वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सजेस्ट द क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट पॉस्को शुड मैन्युफैक्चर और परचेज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। तो कितना किसको बनाएं आप ये बताइए और टोटल प्रॉफिट बता दीजिए उस सिचुएशन का। तो सबसे पहले ऐसे सम्स में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं अलग अलग सिनेरियो का। तो जो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लोग कर पाए, जो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपने काम कर लिए, वो नोट 1 में चला गया, नोट 2 में चला गया। एग्जाम्पल के लिए ये नोट 1 हो गया। ये सब तो अभी प्रॉपरली नहीं कर पाए तो इसलिए उसको नोट में नहीं डालेंगे, नोट 2 इसको डाल देंगे। नोट 2 इज फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है। तो नोट नंबर 1 में आपने कैपेसिटी निकाल दिया विच इज 6,000 आवर्स। नोट नंबर 2 में आपने फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लिया जिम जैम और बॉनबॉन का।
अब नोट 3 में हम लोग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालेंगे। पर आवर क्यों निकालना है, बिकॉज हम लोग के यहाँ पे आवर कॉन्स्टेंट्स है, की फैक्टर है। तो एक ऑप्शन है जिम जैम इन हाउस, ठीक है। फिर एक और हम निकाल ले रहे हैं यहाँ पे साथ में, जिम जैम आउटसोर्स्ड। आउटसोर्स का भी निकाल ले रहे हैं इसलिए कि सामने में कंपेयर करने काम आएगा। हालांकि उधर कंट्रीब्यूशन पर आवर का कोई काम नहीं है। वाई, बिकॉज वो तो अपने को बाहर से बस खरीदना है, अपने घर में तो बनाना ही नहीं है। फिर इसके बाद और एक ऑप्शन है बॉन बॉन, जो आप इन हाउस बना सकते हैं। तो उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए जो जो आइटम्स है वो डालिए। सेलिंग प्राइस 700, फिर बॉन इन हाउस में 700, बॉन इन हाउस में भी 700 है, आउटसोर्स में भी 700 ही है। लेस वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल ये 100, फिर यहाँ पर वो 620 दे रहा था, यहाँ पे 300। डायरेक्ट लेबर नहीं, मतलब वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहाँ पे 150, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे 50, क्वेश्चन से देखो मिल जाएगा। फिर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगा, यहाँ पे 180 माइनस 40 इंटू 1.5, तो ये आ रहा है 180 माइनस 60 करने से 120, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 50 माइनस 40 इंटू 0.5, तो ये आ रहा है 30। हुआ? अब इसके बाद वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, यहाँ पे दिया हुआ था आपका मैन्युफैक्चरिंग में 80, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में 60 और ये है 70। अभी माइनस करके आप देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ रहा है, 700 माइनस 150 माइनस 100 माइनस 120 माइनस 80, ये आ रहा है 250, यहाँ पे आ रहा है 20 और यहाँ पे आ रहा है 250। आ रहा है। अब आवर पर यूनिट अगर आप लेंगे तो ये आएगा 1.5, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 0.5, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर यहाँ पे आ रहा है 250 बाई 1.5 करने से 166.67 और यहाँ पे आ रहा है 500। सो बेस्ड ऑन दिस ये क्लियर हो गया कि किसको प्रेफरेंस देना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बॉन को। तो अगर आपको अपना ऑप्टिमम मिक्स पता करना है तो पहले आवर्स अलॉट करना है बॉन को। तो हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम मिक्स, जो मैं फर्स्ट पार्ट में पूछा है, पार्ट 1। एग्जाम में जब भी पार्ट 1 लिखोगे तो प्रॉपर ऐसे पार्ट 1 हेडिंग दोगे, साइड में खाली 1 लिखोगे नहीं, प्रॉपर लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम मिक्स। इसमें प्रोडक्ट आवर अलॉटेड और यूनिट्स कितना बनेगा। तो
पहले हम बॉन बनाएंगे जिसका रैंक 1 है, तो बॉन का कितना आवर अलॉट होगा? बॉन का हम लोग बना सकते हैं, बोल रहे 10,000। उसके लिए आवर्स कितना जाएगा? 0.5 के हिसाब से 5,000। हमारे पास कैपेसिटी कितना है? 6,000। तो 6,000 में जो अब 1,000 बच गया, 1,000 बच गया बैलेंसिंग फिगर, दिस वी कैन गिव टू जिमजैम। तो ये 1,000 से क्या आएगा? 1,000 बाई 1.5 करके 667। ओके, सो जिमजैम का अब बाकी का हम लोग क्या करेंगे? जिमजैम का डिमांड तो बहुत ज़्यादा था, बट वो तो हम लोग कैटर नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग बना रहे 667। तो बाकी का जिमजैम का जितना अपने को बाज़ार से मिल रहा है वो अपने आउटसोर्स कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। कितना मिल रहा है? मैक्सिमम कैन सप्लाई अप टू 3,000 यूनिट्स। तो ये 3,000 यूनिट्स अपने परचेज कर लेंगे। क्वेश्चन में पार्ट 2 में क्या बोला कि इसके हिसाब से आप प्रॉफिट निकाल दो। तो प्रॉफिट कितना आएगा? वर्कआउट करो, अपने से ट्राई करो, कंट्रीब्यूशन मालूम है, फिक्स कॉस्ट मालूम है, तो प्रॉफिट आ जाएगा। सो लेट्स फाइंड दिस प्रॉफिट अमाउंट। इन तीनों का ही प्रॉफिट निकालना है। सोचो, पहले बॉन का ले लेते हैं, कंट्रीब्यूशन लेते हैं पहले। बॉन से कितना आएगा? 10,000 इंटू 250 पर यूनिट, तो दिस इज कमिंग 25 lakhs। फिर जिमजैम जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, 667 इंटू 250, 667 इंटू 250 करेंगे 166,750 आ रहा है। फिर जिमजैम जो परचेज कर रहे हैं, जिमजैम जो परचेज कर रहे हैं उसका कितना होगा? 3,000 इंटू 20 रुपीज़ करके, सो ये आ रहा है 60,000। टोटल कितना आएगा? 25 lakhs प्लस 166,750 प्लस 60,000, 27,26,750 लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो दिया हुआ था 2,40,000। ओके, और एक होगा फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये हम लोग वर्किंग में नहीं किए थे। इसका देखो, 200 में से 80 अगर हम लोगों का वेरिएबल है तो 120 फिक्स्ड हुआ, और वो 4,000 यूनिट्स के हिसाब से कॉस्टिंग दिया हुआ है। तो यू विल से 120 इंटू 4,000 प्लस सेकेंड केस में क्या होगा? बॉन के केस में 100 में से 70 वेरिएबल है तो 30 फिक्स्ड है, और वो जो कॉस्ट दिया हुआ है वो 10,000 के हिसाब से दिया हुआ है, तो 30 इंटू 10,000। तो 120 इंटू 4,000, 30 इंटू 10,000, दोनों मिला के आ रहा है 7,80,000। सो 27,26,750 माइनस 240 माइनस 780, 17,06,750। तो रिजल्ट आ रहा है प्रॉफिट, रिजल्ट आ रहा है प्रॉफिट। हुआ? आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अच्छा हाँ, इसमें इंस्टीट्यूट से जो आंसर आया उससे मैच नहीं हो रहा है। वहाँ पे है ना, यहाँ पे कोई 2 लाख रुपए अज्यूम करके आंसर निकाल रहे हैं, तो कैसे हो रहा है पता नहीं चल रहा। तो ऐसे में क्या आंसर से मैच नहीं होगा ये वाला। नेक्स्ट 4A में आ जाओ।
4A मार्जिनल कॉस्टिंग का आया है और एकदम आसान वाला क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है? RNS is a manufacturing company has introduced a new product and marketed 20,000 units. Variable cost and profit of the product are 20 and 4. तो ये क्या दिया? वेरिएबल कॉस्ट दिया 20, प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है 4. तो वेरिएबल कॉस्ट के बाद सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है. ठीक है, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है. फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया हुआ 320. ओके, फिक्स कॉस्ट 320 दिया हुआ है. तो 20,000 यूनिट्स से अगर हम लोग काम किए हैं तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं. नोट नंबर 1 में मान लो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाला तो 320/20 किया, कितना आता है? 320/20 करने से आता है 16. ये 16 को यहाँ पे बैठाया, 16 और 4 करके 20 आया, 20 मिला के 40 आया. तो ये नोट नंबर 2 बन गया. ओके, अब क्या पूछा? एनालाइज करो ब्रेक इवन एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. एनालाइज मतलब कैलकुलेट, इन क्वांटिटी इन अमाउंट निकालना है. ये ध्यान देना किस में निकालना है, क्वांटिटी में एक अमाउंट में. तो ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी इज फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज इक्वल टू 3,20,000/20 करेंगे तो ये आ रहा है कितना? 16,000 3,20,000/20 करेंगे, 3,20,000/20 करने से कितना आ रहा है? 16,000 आ रहा है. 16,000 यूनिट्स. फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट, ये कैसे आएगा? पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकाल लेते हैं. यूनिट्स में कैसे आएगा? प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो. तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना है? 4 × 20,000 बोल सकते हैं आप. सॉरी, प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अगर प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो करेंगे तो MOSN अमाउंट आ जाएगा. अगर सीधा अमाउंट में निकालना है तो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो करना पड़ेगा. तो प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट इज 4 रुपीज़ पर यूनिट इंटू 20,000 करेंगे तो 4 × 20,000 करने से प्रॉफिट आ गया. बाय पीवी रेशियो इज 20/40 करने से 50% आ गया. तो ये 20,000 × 4 डिवाइडेड बाई 50%, यानी 80,000/50% करने से आ रहा है 1,60,000. हुआ? फिर क्या बोल रहा है? कैलकुलेट करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट 64. तो इसमें क्या करना है? 64,000 डिवाइडेड बाई 50% करना पड़ेगा. तो 64,000/50% करेंगे तो 1,28,000. 64,000/50% करेंगे तो 1,28,000 आ गया. फिर बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाई 10%. तो सेलिंग प्राइस बोल रहा है कर दो 36, 40 का 10% रिड्यूस करा तो डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 5,000 यूनिट्स. तो बोल रहे हैं डिमांड हो जाएगा, यूनिट्स हो जाएगा 25,000. एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, BEP एंड MOSN अमाउंट. तो पुराना प्रॉफिट, BEP और अमाउंट निकाला हुआ है, उसका इम्पैक्ट बताना है. देखो इम्पैक्ट बोलते हैं ना, तब चेंज बताना है कि वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो सेलिंग प्राइस यदि 36 है, लेस वेरिएबल कॉस्ट में हमारा वो सेम ही रहेगा 20. सेलिंग प्राइस घटने से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं घटता है. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 16. ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया 16. टोटल फिक्स कॉस्ट, अब यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट हम लोगों का है सेम 3,20,000. तो अब तीनों चीज़ निकाल के देखना है. तो प्रॉफिट क्या आएगा? यूनिट्स हो गया 25,000. तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन 25,000 × 16 कर रहे हैं तो आ रहा है 4 lakhs. लेस टोटल फिक्स कॉस्ट ये आ रहा है 320. तो प्रॉफिट आएगा 80,000. प्रॉफिट आ रहा है 80,000. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप.
तो प्रॉफिट अगर आप पहले देखेंगे तो 4 इंटू 20,000 पहले भी 80,000 ही था, है ना। तो अभी पुराना प्रॉफिट भी सेम है। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी सेम है। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, आप बोलेंगे नो चेंज, तो ये लिखना जरूरी है इम्पैक्ट क्या हुआ। सेकेंड नंबर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट 3,20/16 करना है। 3,20/16 is the contribution per unit. So this is coming 2,000 units, 20,000 units. तो क्या बोलेंगे, 16,000 से 20,000 हो गया, इसका मतलब इंक्रीज बाई 4,000, इंक्रीज बाई 4,000। फिर तीसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में क्या होगा, इट इज प्रॉफिट विच इज 80,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो विच इज 16/36। पीवी रेशियो इज इक्वल टू 16/36, 44.44%। तो 80,000 बाई 44.44% करने से क्या आएगा, ये आ रहा है 1,80,000 अप्रॉक्स। तो ये क्या हुआ, पहले कितना रुपया था, पहले हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया था 1,28,000, अभी आ गया 1,80,000। तो 1,80,000 माइनस 128 करने से आप इम्पैक्ट बोलेंगे इंक्रीज बाई 52,000। तो समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ जी, एक बार फिर से दिखा दूँ। ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमने नोट नंबर 1 में करंट फिक्स कॉस्ट निकाला, फिर नोट 2 में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला। फिक्स कॉस्ट 320 था, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दिया, आंसर आ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमने प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो कर दिया, ये रहा इसका वर्किंग। तो पीवी रेशियो मैंने वर्किंग नोट में निकाला नहीं था, बट वो सिंपल हो गया 20/40 करके 50%, और प्रॉफिट 4 इंटू 20,000 करके 80,000 आ गया। तो 80,000 बाई 50% करने से 1,60,000 रुपीज़ में आ गया। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, राइट। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट 64,000, तो 64,000 बाई पीवी रेशियो कर दिया। इसमें लिखा नहीं अमाउंट में, तो अमाउंट में ही बता देगी, ऊपर में अमाउंट में पूछा था। तो सेलिंग प्राइस अगर घट रहा है तो एक वापस से वर्किंग नोट हुआ कि उसके कारण कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, विच इज़ 16। फिक्स कॉस्ट सेम है, यूनिट्स बढ़ गया 5,000 से। पीवी रेशियो क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो करके 44.44 आ रहा है। तो इससे अपना टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, लेस टोटल फिक्स कॉस्ट किया, तो प्रॉफिट आ गया, राइट। प्रॉफिट में इम्पैक्ट पूछा है, वर्ड इम्पैक्ट पे ध्यान देना है ना। तो इसलिए एग्जिस्टिंग से कंपेयर करके आपको बताना पड़ेगा कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। तो कंपेयर करके एग्जिस्टिंग से अगर आप बताओगे तो वो इम्पैक्ट चीज़ निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट वाला चीज़ निकल के तभी आया जब आप कंपेयर करके बताएं यहाँ पे कि कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, और यहाँ पर इंक्रीज बाई 52,000 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आप देखो ये वाला क्वेश्चन तो आपको एकदम याद जैसा होना चाहिए, कितना बारी एग्जाम में आ चुका है, इंटर में भी और फाइनल में भी, कॉस्ट ग्रुप 1 में भी, कॉस्ट ग्रुप 2 में भी, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी, ये फाइनल में भी आ जाता है क्वेश्चन। एक्सपोर्ट ऑफर का बहुत कॉमन और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही याद आ जाएगा। 80% कैपेसिटी पे हम लोग ये ऑपरेट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है 50% का, पूरा लो या तो छोड़ दो, और उसका प्राइस मार्केट से 10% कम है। आपको एक्सेप्ट करना है तो करिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दीजिए। ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर, क्या क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, रिजेक्ट कर दो ऑर्डर, या एक्सेप्ट करके आप कैपेसिटी स्प्लिट करो बिटवीन ओवरसीज एंड डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक को कम कर लो। और तीसरा कैपेसिटी इंक्रीज करो जिससे कि करंट भी पूरा हो जाए और एक्सपोर्ट भी पूरा कर पाएँ। उसके लिए कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए 10% कैपेसिटी मिल जाएगा बाई एडिशनल इक्विपमेंट, 1,50,000 फिक्स कॉस्ट आएगा, और रिमेनिंग 20% आपको ओवर टाइम से मीटअप करना पड़ेगा। ओके,
तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड सजेस्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो आपको प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाकर बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स दिखाना है। समझ गए? कर पाएंगे क्या हम लोग? विल यू बी एबल टू डू इट और नॉट? कोशिश करिए, अगर कोशिश भी नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे? चलिए अब मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। इसका सोल्यूशन के लिए 3 कॉलम बना लेना है। एक आप खाली करंट को कंटिन्यू करिए जो डोमेस्टिक चल रहा है। दूसरा 50% आपको डोमेस्टिक में जाना है, 50% एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे 80% डोमेस्टिक चल रहा है, यहाँ पे 50% एक्सपोर्ट करना है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है डोमेस्टिक 80% रखना है और रिमेनिंग 50% आपको एक्सपोर्ट करना है। मतलब कैपेसिटी इसमें 130% तक ले जाना पड़ेगा। इसमें कैपेसिटी 100 ही रहेगा, इसमें कैपेसिटी जो 80% ही रहेगा। ठीक है, तो 3 सिनेरियो यहाँ पे बन गया। अब तीनों का अपने को प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो प्रैक्टिस किया हुआ है ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। सेल्स, तो सेल्स में 48 लाख यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज एट 80%। तो 100% पे क्या होगा? ये डोमेस्टिक सेल्स की बात हो रही है, तो 100% पे नहीं जाना, आपको पहले 50% पे आना है। ये डोमेस्टिक 80 से 50 हो जाएगा, तो 48 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 50 कर दीजिए। 48 बाई 80 इंटू 50 कर रहे तो 30 लाख आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 80% डोमेस्टिक पूरा है तो ये 48 लाख पूरा रहेगा। फिर एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट यहाँ पे तो कर ही नहीं रहे, और यहाँ पे 50% एक्सपोर्ट मतलब पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ इक्वल टू 30 लाख ही होना चाहिए। अगर ये 50% 30 लाख है तो ये भी 30 लाख है, बट उसमें डिस्काउंट देना है 10% का। 10% डिस्काउंट देने से 27 लाख आ जाएगा, और यहाँ पे एक्सपोर्ट पूरा 27 लाख आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा सेल्स आ जाएगा जो आ रहा है 48, 57, और ये आ रहा है 48 प्लस 27 करने से 75 लेस वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल 15 लाख। फिर यहाँ पे है 15 लाख। अब यहाँ पे कितना होगा? 15 लाख नहीं होगा, 15 लाख था 80% पे, तो हम लोग को अब 100% पे ऑपरेट करना है, तो ये कितना होगा? 1875। फिर 15 लाख डिवाइडेड बाई ये 80 है तो 130% पे जाना पड़ेगा अभी, तो कितना आएगा? डिवाइड बाई 80 इंटू 130 करने से 24,37,500। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर में है 6 लाख, तो 6 लाख बाई 80 इंटू 100 करने से कितना आएगा? 7,50,000। फिर 6 लाख बाई 80 इंटू 130 कर दो यहाँ पर, तो ये कितना आएगा? डिवाइड बाई 80 इंटू 130 करने से 9,75,000। कितना इजी लग रहा है देखो। वेरिएबल ओवरहेड में 3 लाख है, तो ये डायरेक्ट लेबर का हाफ है, तो 750 का हाफ करेंगे 375, 975 का हाफ करेंगे तो ये आ रहा है 487,500। फिर हमारा ये माइनस करने से आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 48 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 3 करके 24। फिर 57 माइनस 1875 माइनस 750 माइनस 375 करके आएगा 27। फिर 75 माइनस 24 37,500 माइनस 975 माइनस 487,500, ये आ रहा है 36 लाख। अब इसमें लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा? फिक्स कॉस्ट कितना होगा बताइए? यहाँ पे जो 19 लाख दिया हुआ है वो तो रहेगा ही, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब
सेकेंड केस में, लास्ट केस में जब कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो एडिशनल इक्विपमेंट ला रहे हैं, उसका 1,50,000 आ रहा है, और एक ओवर टाइम प्रीमियम अपने बियर कर रहे हैं टू एनहांस 20% ऑफ द कैपेसिटी। तो 20% कैपेसिटी मतलब कितना होगा, देखो जो हमारा ओवर टाइम का बेसिक लेबर का बेसिक कॉस्ट था वो 6 लाख था, 6 लाख वॉज फॉर 80%। तो हमने 20% एक्स्ट्रा कैपेसिटी जनरेट किया, 20% एक्स्ट्रा कैपेसिटी जनरेट किया फ्रॉम ओवर टाइम, ठीक है, फ्रॉम ओवर टाइम 20% कैपेसिटी जनरेट किया, जिसका 50% प्रीमियम दिया। सर 1.5 टाइम्स लिखा था, 1.5 टाइम्स लिखा है, तो इसका मतलब होता है 50% प्रीमियम, बिकॉज जो 1 टाइम है, 1.5 में जो 1 टाइम है वो तो लेबर कॉस्ट हम लोग बढ़ा लिए ना, 130 तक का ले गए, तो 130 के अंदर वो 20% का भी, 20% कैपेसिटी का भी ओवर टाइम का के अगेंस्ट में जो 100% वाला पार्ट है, 1.5 में जो 1 वाला पार्ट है, उसका कॉस्ट 100% का इधर आ गया, तो जो रिमेनिंग 50% था वो इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट है जिसको ध्यान देके हम लोग को करना है। 6 लाख बाई 80 इंटू 20 इंटू 50% करेंगे तो 75,000 आएगा। सो फ्रॉम दिस इफ वी सब्ट्रैक्ट विल गेट प्रॉफिट, तो ये आ रहा है 5 lakhs, ये आ रहा है 8 lakhs, और यहाँ पे आ रहा है 36 माइनस 19 माइनस 1.5 माइनस 0.75 करके 1475। So if you compare these three, out of these three, which one is best? The answer is this one is best. हो गया? Over? तो प्रपोजल कौन सा एक्सेप्ट होना चाहिए, आप बोल देंगे कंपनी शुड एक्सेप्ट द थर्ड प्रपोजल। ऑल राइट, तो समझ में आ रहा है आपको, फोन नंबर हो गया। अब 5 नंबर से जो है ना, वो मैं थोड़ा यहाँ करके रखा हूँ पहले से, क्योंकि उसमें ना बहुत टाइम लग जाता, अगर आपके सामने करता तो ये वीडियो तो फिर 3-4 घंटे का बन जाता। तो 5 नंबर से थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया हुआ है, जिससे कि मैं आपको फटाफट समझा दूँ। हाँ चलो आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। तो ये कैश बजट का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अगर करें तो थोड़ा सा ना, कैश बजट का क्वेश्चन कई बार पेशेंस टेस्ट करता है हमारा, तो जिसको बहुत कॉन्फिडेंस हो कैश बजट का सम्स में, उसको ही करना चाहिए, अदरवाइज आपको दूसरा क्वेश्चन में दिमाग लगाना चाहिए। करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इसमें क्या बोल रहा है, मैसेज लाल कमल मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट X and Y and sells their product through East and Northeast division. Budgeted sales units from Jan to June are as under. तो सेल्स यूनिट्स दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो लगेगा पूरा जैसे सेल्स बजट का क्वेश्चन आ गया। जैन टू जून प्रोडक्ट एक्स का 2 डिवीजन है, वाई का 2 डिवीजन है। फिर अपने को क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है द सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स इज 100 एंड दैट ऑफ वाई 75। Company has conducted a market survey and it reveals that X is overpriced by 5 and Y is underpriced by 10. तो X का नया प्राइस क्या होना चाहिए, अभी 100 और 75 था, अगर ओवर प्राइस्ड है 5 रुपीज़ से तो प्राइस घटा के 95 करेंगे, और Y अंडर प्राइस्ड है 10 रुपीज़ से तो 75 को 85 करेंगे, तो दिस इज़ द रिवाइज्ड प्राइस। फिर कंसिडरिंग मार्केट स्टडी, द मार्केटिंग डिवीजन हैज़ प्रपोज फॉर प्राइस चेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज़ अप्रूव्ड द सेम। एज ए रिजल्ट एक्सपेक्टेड परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स यूनिट्स आर एज अंडर। तो इससे उम्मीद है कि इतना सेल्स यूनिट्स हम लोगों का हर डिवीजन में बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये फोकस करते हुए यहाँ पर जो इसके हिसाब से इंक्रीज होना है वो यहाँ पे डाल दिया। जैसे आप देखिए यहाँ पे इस डिवीजन का 5% बढ़ाने बोल रहा है, तो मैंने यहाँ पे 5% बढ़ाकर सबका सेल्स यूनिट्स निकाला। फिर एक्स का नॉर्थ ईस्ट डिवीजन का 10% बढ़ाने बोल रहा है, तो 10% बढ़ाकर हमने यहाँ पर सबका निकाला।
फिर y का 10% बढ़ाने बोल रहा है, तो यहाँ पे 10% बढ़ाकर यहाँ पे निकाला। y का 6% बढ़ाने बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ 6% बढ़ाकर ये निकाला। फिर इन दोनों को टोटल किया, इन दोनों का टोटल लेकर यहाँ पे आ गए x में। फिर इन दोनों का टोटल लेकर यहाँ पे आ गए, इन दोनों का टोटल लेकर यहाँ 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 आ गए। और ऐसे ही y का भी इन दोनों का टोटल लिया तो y का टोटल आ गया। ठीक है, तो ये यूनिट्स का टोटल क्यों किए ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का? इसलिए क्योंकि दोनों का प्राइस कोई अलग नहीं है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जाके प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ यूनिट्स चेंज हो रहा है। तो वर्किंग करना आसान होगा अगर हम टोटल कर लें। फिर कंपनी बोल रहा है कंपनी सेल्स 20% ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन कैश, तो जितना टोटल सेल्स होगा उसका 20% कैश में दे देंगे। रिमेनिंग 80% आर ऑन क्रेडिट, 30% ऑफ क्रेडिट आर कलेक्टेड इन द सेम मंथ, सेम मंथ में आ जाएगा 30%, एंड बैलेंस 65% इन द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा 65%। On an average, 5% of credit sales become bad debt. बोल रहा है 5% तो आपका आएगा ही नहीं, वो तो आप भूल ही जाओ। तो 5% हमारा बैड डेट ही हो जाएगा, तो हमें 95% ही रियलाइज करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है कंसिडरिंग द रिस्क ऑफ बैड डेट कंपनी इज प्लानिंग टू एंटर इनटू फैक्टरिंग अग्रीमेंट विद Messrs PVK for sales made on credit with effect from June 24. As a result, entire credit sales are realized in the same month and PVK will charge 2% as commission. तो जो हम लोग का इस महीना का 30% आ रहा था, फिर नेक्स्ट महीने में 65 आ रहा था, फिर 5% नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया 2% फैक्टरिंग कमीशन देकर सारा पैसा इसी महीने ले लिया, और वो चीज़ जून में एप्लीकेबल हुआ है। तो ये सेल्स का पूरा कलेक्शन का प्लानिंग बता दिया है। तो कैश बजट में मेन जो वर्किंग होता है वो सेल्स का ही होता है। तो इस तरह से मान लीजिए पूरा सेल्स का अमाउंट निकालना पड़ेगा पहले आपको जैन से जून का, फिर सेल्स का अमाउंट का जो कैश पोर्शन है 20% वो उसी महीने आ गया, फिर 80% क्रेडिट सेल्स निकालना पड़ेगा, उस क्रेडिट सेल्स को कलेक्शन शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है पीवी रेशियो इज 40%, तो पीवी रेशियो विल बी एप्लीकेबल ऑन ओरिजिनल सेल्स जो हुआ हमारा हर महीने का। तो सेल्स से अगर पीवी रेशियो मालूम है तो रिमेनिंग हो गया वेरिएबल कॉस्ट, है ना, 60% विल बिकम द वेरिएबल कॉस्ट। फिर बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट का 60% मटेरियल है, तो अगर आपको सेल्स मालूम है उसका 60% करोगे तो दैट विल बी अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उस टोटल वेरिएबल कॉस्ट में बोल रहा है मटेरियल कॉस्ट इज 60% ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर वेरिएबल कॉस्ट का 30% इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड। तो ये आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स से निकल के आएगा, और फिर उसको 3 पार्ट में ब्रेक कर देंगे तो ये तीनों अमाउंट निकल जाएगा। फिर उसका भी पेमेंट शेड्यूल है, ये 1 मंथ के लैग में देते हैं, तो इसका 1 मंथ लैग है, मतलब इस महीने का अमाउंट नेक्स्ट मंथ। लेबर कॉस्ट का विद इन 7th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ इज ऑल्सो 1 मंथ लैग। फिर रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट में 50% आर पेड इन सेम मंथ एंड बैलेंस इन द नेक्स्ट मंथ, इसको 2 पार्ट में करना पड़ेगा, 50% सेम मंथ और 50% नेक्स्ट मंथ में करना पड़ेगा। तो इन सब का भी पेमेंट का अमाउंट निकल के आएगा, पेमेंट शेड्यूल जिसको बोलते हैं। जैसे सेल्स शेड्यूल होता है, सेल्स से कलेक्शन शेड्यूल निकलता है, वैसे खर्चा का पेमेंट शेड्यूल निकल के आएगा। उसके बाद बोल रहे हैं फिक्स कॉस्ट फॉर द होल ईयर इज 50 लाख इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 2 लाख। तो डेप्रिसिएशन हटा देंगे, कैश बजट में उसका कोई काम नहीं है। जो कैश फिक्स कॉस्ट है वो 48 लाख है, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल मंथ्स एंड कॉस्ट इनकर्ड आर पेड इन द सेम मंथ। तो इसमें कोई क्रेडिट नहीं है और सेम मंथ में हम लोग दे देते हैं, तो 4 लाख रुपीज़ पर मंथ होगा। कैश इन हैंड ओपनिंग का दिया हुआ है। कैश बजट बनाने बोल रहे हैं फॉर 3 मंथ्स अप्रैल मई जून। तो सबसे पहला वर्किंग नोट क्या होगा? नोट नंबर 1 होगा आपका सेल्स अमाउंट निकालो। तो हमने सब वर्किंग कर लिया, आप खाली देखो, इसको ना करके देखना पड़ेगा मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपसे ना, नहीं तो बनेगा नहीं। अभी खाली देख लोगे तो होगा नहीं, आपको अपने से पूरा बनाना पड़ेगा, बस समझ लो पूरा। तो हमने क्या किया, एक्स और वाई का नया सेल प्राइस के हिसाब से ये जो टोटल यूनिट्स था, मान लो ये नोट नंबर 1 बना टोटल यूनिट्स, ये प्राइस कोई काम का नहीं है। टोटल यूनिट्स जो निकाला एक्स और वाई का
उसको 95-85 से मल्टीप्लाई करा तो टोटल सेल्स आ गया, फिर XY का सेल्स को भी जोड़ दिया, बिकॉज सेल्स कलेक्शन पैटर्न में XY का अलग अलग का कोई रोल नहीं। फिर उससे कैश सेल्स निकाला विच इज़ 20%, क्रेडिट सेल्स निकाला विच इज़ 80% ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, अब कलेक्शन शेड्यूल बनाने गए। कलेक्शन शेड्यूल जब बनाने गए तो उसका पैटर्न क्या होता है, हम लोग यहाँ पे मंथ ऑफ सेल्स लिखते हैं और यहाँ पे कलेक्शन मंथ लिखते हैं। ठीक है, तो कॉलम बना हुआ है जैन से जून तक का, तो वापस से हेडिंग नहीं दिया। तो जैन का जो यहाँ पे सेल्स है उसका 30% यहाँ पे आ गया है, करके देखिए 626 320 का 30% वो यहाँ पे आ गया, दिस इज 30%। और जैन का जो सेल्स है उसका 65% नेक्स्ट मंथ में आया, तो 626 380 का 626 320 का 65% करा, तो वो यहाँ पे आ गया। 5% आता ही नहीं है। तो जैन का जैन और फेब, वैसे ही फेब का अमाउंट फेब में और मार्च में, मार्च का अमाउंट मार्च में और अप्रैल में, अप्रैल का अमाउंट अप्रैल में और मई में, मई का अमाउंट मई और जून में, जून का अमाउंट पूरा का पूरा जून में, जून का पूरा जून में। क्यों? बिकॉज ऑफ फैक्टरिंग करने के कारण जून का अमाउंट पूरा का पूरा जून में आ गया। तो ये कलेक्शन हम लोगों का बन गया कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। और मैंने ऐड जो किया ना वो सिर्फ अप्रैल में जून का किया, बिकॉज क्वेश्चन में अप्रैल में जून का ही मांगा था। तो पहले से क्या कर रहे थे, पहले से एक्स्ट्रा वर्किंग है वो कैश बजट के समझ में करना पड़ता है, जिससे कि आपको आगे का सारा मिल जाए। फिर उसके बाद टोटल कलेक्शन मैंने किया विच इज़ कैश प्लस कलेक्शन। ये जो कैश आया 905,945 प्लस ऊपर में जो कैश सेल्स था, ये दोनों को ऐड कर दिया, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट को ऐड किया, तो टोटल कलेक्शन फ्रॉम सेल्स आ गया। ठीक है, तो इधर का जो 3 मंथ्स का किया उसका क्या, वो वर्किंग के लिए था, उसके बेसिस पे आपका अप्रैल में जून का क्लियरली हो गया। अब हम लोग कॉस्ट स्ट्रक्चर में चले गए। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में हमें समझ में आ गया था कि वेरिएबल कॉस्ट है 60% ऑफ सेल्स, तो सेल्स फिगर कॉपी किया, उसका 60% किया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। 60% क्यों? क्योंकि पीवी रेशियो इज 40%, तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी 60%। फिर उस वेरिएबल कॉस्ट को हमने फर्दर 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, विच इज 60 30 एंड 10। तो कॉस्ट को ब्रेक किया, अब उससे पेमेंट शेड्यूल बनाया। मटेरियल का पेमेंट बोला 1 मंथ लैग, तो 1 मंथ लैग मतलब हम लोग ये वाला पेमेंट जैन का फेब में कर रहे हैं। अब देखिए खर्चा हुआ जैन में, हमने पेमेंट लिखा फेब में, ये फेब से चालू हुआ, फेब मार्च अप्रैल मई जून ऐसे आया। लेबर का भी 1 मंथ लैग है, तो आप ये वाला अमाउंट को नेक्स्ट मंथ में दे रहे हैं, उसके बाद वाला अमाउंट को उसके नेक्स्ट मंथ में दे रहे हैं। फिर वेरिएबल ओवरहेड का बोला 50% सेम मंथ, तो 46,974 का 50% हमने सेम मंथ में दिया। आप देखो 46,974 का 50% हमने सेम मंथ में दिया है, ये 50% सेम मंथ और 50% नेक्स्ट मंथ। फिर 6441 का 50% इधर 50% इधर, इसका 50% इधर 50% इधर, इसका 50% सेम मंथ 50% नेक्स्ट मंथ। तो ऐसे करके ये पूरा बन गया 50-50 करके। और फिर वापस मैंने क्या किया, अप्रैल मई जून का खाली टोटल ले लिया, टोटल पेमेंट्स, समझ गए। और फिर अब कैश बजट बनाने आ गए, कैश बजट फॉर द पीरियड अप्रैल टू जून, है ना। तो अप्रैल टू जून का जब कैश बजट बनाया तो ओपनिंग कैश से चालू किया, विच इज़ फ्रॉम अप्रैल। रिसीट्स वो हमने नोट नंबर 2 में निकाल लिया था। अगर आप नोट नंबर 1 में वो ये वाला फिगर्स 1074,014 वाला, तो नोट नंबर 1 से हमने सेल्स डाल दिया। और एक्सपेंसेस यानी पेमेंट्स हमने नोट नंबर 3 में निकाल लिया, तो वहाँ से कॉपी कर दिया। कमीशन देना है फैक्टर्स को, तो जितना क्रेडिट सेल हुआ था लास्ट जून मंथ में उसका 2% कमीशन दे दिया। और बाकी फिक्स एक्सपेंस हम लोगों का 48 लाख, यानी कि 50 माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाई 12 करके आ गया। तो ये आ गया हम लोगों का फिक्स एक्सपेंस। तो इससे क्लोजिंग कैश हम लोगों का आ जाएगा। वो मैंने निकाला नहीं, अब ये तो आप अपने आप कर ही सकते हो इतना बताने के बाद। अगर आप ना सावधानी से करेंगे, मतलब ये सम करने का सीक्रेट क्या है, मैंने भी ये सम पहली बार सॉल्व किया है, बट ये एक बार में मेरे से सॉल्व हुआ, कोई मिस्टेक ही नहीं हुआ।
इसका सीक्रेट क्या है? पेशेंस। आराम से पढ़ते गए, आराम से केयरफुली वर्किंग करते गए, पढ़ते गए करते गए, पढ़ते गए करते गए, और काम बन गया। ठीक है, तो ऐसे 146,823 यहाँ पे आया, फिर 146,823 प्लस 767793 माइनस 501553 माइनस 4 लाख, तो ये आ रहा है 13063। ये यहाँ पे आ जाएगा 13063 प्लस 1596992 माइनस 464,736 माइनस 19,296 माइनस 4 लाख 726,023। समझ में आया आपको? 2 से वापस से क्रॉस चेक कर लो, इतना गंदा गंदा फिगर है ना, तो इसको वापस चेक करना बनता है कि हम लोग का सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि एक अगर गड़बड़ होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। प्लस 767793 लेस 501553 लेस 4 लाख 13063 प्लस 1596992 माइनस 464736 माइनस 19296 माइनस 4 लाख 726,023 हो गया। ओवर। सो देखो, अगर करे तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके लिए आपका 14 इंटू 1.8 25 मिनट में होना चाहिए। 14 मार्क इंटू 1.8, तो 25 मिनट में अगर ये सम सॉल्व कर पा रहे हैं तभी आप इस सम को करने लायक हैं। नॉर्मली इतना बड़ा कैलकुलेशन वाला सम 25 मिनट में होता नहीं, मेरे को भी शायद 25 मिनट से ज़्यादा लग गया होगा। तो ऐसे सम्स को ये भी ध्यान देना है कि आता है तो ज़बरदस्ती करना नहीं, विद इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम हम कर सकते हैं तो हमको करना है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन जो है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इसमें पूछा क्या, हर समय ना पहले रिक्वायर्ड को पढ़ लोगे तो ज़्यादा इजी लगेगा। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पूछा है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पूछा है, तो क्लिक कर गया कि हाँ हमें किस तरह का फॉर्मेटिंग करना है। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट दे रहा है 20, स्टैंडर्ड रेट पर आवर है 4, बजटेड प्रोडक्शन है, एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक्चुअल ओवरहेड्स है, एक्चुअल आवर्स है। तो ये सब देखते ही हम लोग को क्लिक कर जाता है कि ओवरहेड का जो फॉर्मेट होता है एनालिसिस वो इस तरह का होता है, बजट और एक्चुअल। तो हमने क्या लिखा, देखो आउटपुट लिखा विच इज़ 12,000 बजट में और एक्चुअल में 15,560। फिर आवर्स लिखा, आवर्स हमारा यहाँ पे एक्चुअल में 74,000 है। अब बजटेड में आवर्स कैसे आएगा, तो हमने पहले वर्किंग किया कि रेट पर यूनिट है 20, आवर पर रेट आवरली रेट है 4, तो 20/4 करने से आवर पर यूनिट आ गया 5, ये स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट है। तो स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट हम लोग हो सकता है नोट नंबर 2 में डाल देंगे एक एग्जांपल के लिए। ओके, फिर आप स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट इंटू 12,000 बजटेड प्रोडक्शन करोगे तो ये 60,000 आ जाएगा, 12,000 इंटू 5 करके, राइट। फिर अपने को ओवरहेड का अमाउंट चाहिए, तो एक्चुअल ओवरहेड 295 मालूम, आउट ऑफ विच 62,500 इज फिक्स, तो फिक्स का लिखा और बैलेंस 292 माइनस 62 295 माइनस 62,500 कर दिया, तो ये बैलेंस आ गया। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड का एक्चुअल पता चल गया, बजटेड अमाउंट तो पता नहीं है ना, तो ये अमाउंट कहाँ से आएगा। और पढ़ते गए, ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट में प्रोडक्शन और ओवरहेड्स का अमाउंट दिया हुआ है, तो आपने नोट नंबर 2 में या इसको बोल दो नोट नंबर 3 में जाकर आपने वेरिएबल और फिक्स का ब्रेकअप कर लिया है ना। तो विच इज़ चेंज इन टोटल ओवरहेड बाई चेंज इन यूनिट्स करा, तो ये हाई लो के मेथड से गए हम लोग, 270 माइनस 180 से 90 आया, और 14 माइनस 8 से 6 आया तो 15, और 180 माइनस 8,000 इंटू 15 किया तो 60,000 फिक्स्ड। तो अगर 60,000 फिक्स्ड है और वेरिएबल का 15 रुपीज़ पर यूनिट है तो 15 इंटू 12,000 करा तो वेरिएबल का 1,80,000 आ गया। तो ये पूरा कॉस्ट कार्ड बन गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, तो दिस मीन्स स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर एक्चुअल आउटपुट एंड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर। तो फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर तो इजी है, वो कैसे आएगा, जो फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट है 60,000 डिवाइडेड बाई आवर्स 60,
तो 1 रुपी पर आवर आ रहा है। और स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे आएगा? तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को एक कॉस्ट कार्ड बना लेना है जो वेरिएबल ओवरहेड का बनता है, उससे वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंसेस आ जाएगा। तो कॉस्ट कार्ड में हम लोगों का क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट होगा। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट हम लोग आवर्स का क्या लिखेंगे, 60,000 इज द टोटल आवर्स डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 15,560 करेंगे तो यहाँ पे 77,800 आ रहा है। 77,800 कैसे आ रहा है, 60,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 15,560 15,560 करने से 77,800 आवर्स आया। फिर रेट यहाँ पे पर यूनिट वाला नहीं लिखना है, रेट पर आवर वाला लिखना है। तो रेट पर यूनिट 15 आया था एंड आवर पर यूनिट 5 आया था, तो 15/5 करके रेट पर आवर 3। सिंस यहाँ पे आवर बेस है तो आवर का रेट होना चाहिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, अमाउंट आ गया। और एक्चुअल में आवर से 74, अमाउंट मालूम है 232,500, तो रेट मैंने निकाल लिया 3.1419। जानबूझ के 4 डेसिमल तक लगा रखा जिससे कि एरर ना हो, राउंडिंग ऑफ एरर ना हो। अब क्वेश्चन में जो जो पूछा एक एक पार्ट करके एड्रेस कर दिया। पार्ट 1 में बोला है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट दैट इज दिस 233,400। देन फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर इज, दो तरीका है, 4 रुपीज़ आपको यहाँ पे पता था रेट पर आवर, माइनस फिक्स्ड ओवरहेड रेट माइनस वेरिएबल ओवरहेड रेट कर दिया तो 4 - 3 से 1 आ गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड 60,000 है, टोटल आवर 60,000 है तो 1 आ गया। फिर वेरिएंस निकालना हो तो फॉर्मूला है सिंपल, एफिशिएंसी वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो पहले एक्सपेंडिचर लिखा फिर एफिशिएंसी लिखा। थोड़ा यहाँ पे ना एग्जाम में ना मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया, आपको वैसे नहीं करना चाहिए। पहले एफिशिएंसी पूछा तो एफिशिएंसी दिखाओ, फिर एक्सपेंडिचर पूछा तो एक्सपेंडिचर दिखाओ, नहीं तो चेक करने वाला नींद में चेक करेगा, उल्टा पुल्टा देख के नंबर काट देगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी का आंसर है जो आवर्स का डिफरेंस है इंटू स्टैंडर्ड रेट, और एक्सपेंडिचर का आंसर है जो रेट का डिफरेंस है इंटू एक्चुअल आवर्स। और फिक्स्ड ओवरहेड का भी एफिशिएंसी कैपेसिटी पूछा है, तो फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी के लिए जो आवर्स है वो आवर्स का डिफरेंस तो वेरिएबल ओवरहेड से ही मैच करेगा, तो दोनों का डिफरेंस माइनस किया इंटू रेट पर आवर फिक्स्ड का 1 है, और कैपेसिटी मतलब है एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। तो एक्चुअल आवर है यहाँ पे आपका 74, बजटेड आवर है 60, तो 74 - 60 करोगे तो यहाँ पे भी आ गया आंसर, राइट। तो समझ में आया, तो हो जाएगा ये। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से बच्चा लोग क्यों नहीं परहेज करता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करना चाहता है, खाली देख देख के जाना चाहता है। बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से जब भी क्वेश्चन आया है, हमेशा एक आसान सा क्वेश्चन आया है जो कि इजीली आप अपने एग्जाम में करके आ सकते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कभी स्किप नहीं करना चाहिए मेरे नज़र में, क्योंकि कोई ऐसा चैप्टर होता है जिससे कोई अजीब सा आ ही जाता है, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमेशा बोलता है मैं सेम ही आता, कोई ट्विस्ट नहीं आता उसमें। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है अगेन बजटिंग चैप्टर का है, कैश बजट के बाद फिर एक और क्वेश्चन आ गया बजटिंग से, और ये इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके नहीं आया हूँ, बट आपको अभी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, Entech, an electronic gadget manufacturer, has prepared sales budget for next few months. In this respect, following figures are available. Sales details are available. Apart from other materials, 2 units of batteries are required to manufacture a gadget. Company wants to hold stock of batteries at the end of each month to cover 30% of next month's production, and to hold stock of finished goods to cover 25% of next month's sales. तो रॉ मटेरियल स्टॉक 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ है और फिनिश गुड स्टॉक 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ है। फिर 3250 यूनिट्स ऑफ ओपनिंग मटेरियल, 1200 यूनिट्स ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स वेयर इन स्टॉक ऑन 1 जनवरी। प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट फॉर द मंथ ऑफ जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल। तो प्रोडक्शन बजट बनाने बोल रहा है और फिर परचेज बजट बनाने बोल रहा है। तो प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो सेल्स इज 5,000, 6,000, 7,000, 7,500, 8,000, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स। तो इसका 25% करेंगे तो कितना आएगा, 1,500 है ना, 0.25 इंटू 6,000, 1,500, 7,000 का 1,750, 7,500 का 1,875,
2000, और यहाँ पे अब नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन में मार्च और अप्रैल तक का ही पूछा है। मई का नहीं मिलेगा बिकॉज जून का नहीं मालूम है। ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट वाला मालूम है 1200, बाकी तो कॉपी हो जाएगा 1500, 1750, यहाँ से आ जाएगा 1875, ये आ जाएगा 2000, बट मई का वर्किंग होगा नहीं बिकॉज एक ब्लैंक रह गया। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे प्रोडक्शन 5000 प्लस 1500 माइनस 1200, 5300, फिर 6250, 6000 प्लस 1750 माइनस 1500 करने से 6250, 7000 प्लस 1875 माइनस 1750 करने से 7125, 7500 प्लस 2000 माइनस 1875 करने से 7625 और डैश। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्शन बजट। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो गया। पार्ट 2 में मटेरियल परचेज बजट पूछा है, तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा मटेरियल कंजम्पशन। कंजम्पशन कितना आएगा, दैट इज सेइंग 2 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर अ गैजेट। तो प्रोडक्शन अगर 5300 है तो कंजम्पशन इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 5300 कर रहे हैं 10,600, 6250 से कर रहे हैं 12,500, 7125 से कर रहे हैं 14,250, 7625 से कर रहे हैं 15,250। फिर ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ होगा, तो इसका 30% कितना आएगा, इसका 30% कितना आएगा 0.3 इंटू 12,500, 3750, फिर 14 to 50 का 4275, 15 to 50 का 4575, और इसके आगे का हो नहीं पा रहा है तो यहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि इसका नहीं मालूम है, तो ये ब्लैंक हो गया। ओपनिंग स्टॉक मालूम है 3250, और यहाँ पे कॉपी हो जाएगा 3750, यहाँ पे आ जाएगा 4275। तो नेट क्या आ रहा है 10,600 प्लस 3750 माइनस 3250, 11,100, 12,500 प्लस 4275 माइनस 3750, 13,025, 14 to 50 माइनस 4575, 14 to 50 प्लस 4575 माइनस 4275 इज 14,550। ठीक है, तो ये आ गया परचेज। इन यूनिट्स ही पूछा था तो यूनिट्स में आ गया बैटरीज। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिस इज 7A। 7A इज बिन आस्क्ड फ्रॉम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये क्वेश्चन हर बार ये आ रहा है ईवीए से भी, तो ईवीए का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगेन। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है इसमें, देखो समराइज बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स सोवा लिमिटेड एज ऑन 31 March 2024 इज एज अंडर। सो वी हैव इक्विटी शेयर रिजर्व्स एंड 12% बॉन्ड, तो दीज आर सपोज टू बी आवर इक्विटी एंड डेट, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अदर लायबिलिटीज हम लोगों का कैलकुलेशन में यूज नहीं होता है। फिर क्या बोल रहा है, सोवा लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर्स, सेल्स एंड कॉस्ट डिटेल्स आर एज अंडर। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया हुआ है, एमओएस रेशियो दिया हुआ है, वाह मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा टच कर गया, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। तो इन सब से हम लोग को पहले ईबीआईटी निकालना है। तो ईबीआईटी निकालने का पैटर्न होता है, जो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होता है उसको ईबीआईटी कहते हैं। तो फिक्स कॉस्ट मालूम है, एमओएस मालूम है 60, तो ब्रेक इवन आ गया 40। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन सेल्स जो रेशियो होता है या परसेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स आ जाता है, बट फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन करने से ब्रेक इवन सेल्स का रेशियो बन जाता है। तो अगर हम ये रेशियो यहाँ पे यूज़ करें तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या बोला जाएगा, फिक्स कॉस्ट बाय 40%। फिक्स कॉस्ट इज 25 लाख डिवाइड बाय 40% करके आएगा 62.5 लाख।
फिर 62.5 लाख के बाद 62.5 लाख के बाद कंट्रीब्यूशन के बाद अगर ये फिक्स कॉस्ट मालूम हो गया 62.5 माइनस 25 करेंगे तो प्रॉफिट भी आ जाएगा 37.5 आ गया। तो एक्चुअली यहीं से काम हो जा रहा है, इस कंट्रीब्यूशन से हम अगर फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो EBIT आ गया। तो बस ये EBIT लगता है EVA के कैलकुलेशन में, ठीक है। ऊपर का वर्किंग करना अपना ऑप्शन है कि आप करना चाहो तो कर सकते हो। PV रेशियो मालूम है, कंट्रीब्यूशन बाय PV रेशियो किया तो सेल्स आ गया, तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन किया तो बचा हुआ वेरिएबल कॉस्ट आ गया। बट आपका काम यहाँ से ही हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, टैक्स रेट इज 30%, रिस्क फ्री रेट इज 8, मार्केट रिटर्न इज 17, बीटा फैक्टर इज 1.1, डेट इक्विटी रेशियो इज 1:4। तो इन सबसे अब क्या होने वाला है, आपको EVA निकालना है। तो EVA का फंडा पता होना चाहिए। EVA इज बेसिकली नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, और नो पैट कैसे आता है, EBIT इंटू 1 - T। तो पहले EBIT निकालना पड़ेगा। तो EBIT हम लोग का मान लो यहाँ पे नोट नंबर 1 में ये जो मैंने वर्किंग किया यहाँ से EBIT आ गया। अब क्या चाहिए, टैक्स रेट मालूम नहीं है, तो ये वाला पोर्शन सेटल्ड। अब नोट 2 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज KO निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले KE निकालेंगे। KE इज़ योर RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, वो निकाला तो 17.9 आया। फिर KD निकालेंगे विच इज़ इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - T, तो इससे KD आ गया। फिर KO निकालेंगे तो वेटेड एवरेज करेंगे विच इज़ 17.9 इंटू इक्विटी जो है वो है 40 डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ डेट एंड इक्विटी है 50, तो इंटू 40/50 कर दिया। फिर यहाँ पर 8.4 है, क्या है 8.4 इंटू 10/50 कर दिया, यानी कि 1/5। तो इससे KO आ गया 16%। तो ये नोट 2 हो गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग को मालूम ही चल चुका है, वो है 40 + 10 करके 50। अब नेक्स्ट क्या करना है, EVA निकालना है। EVA के लिए नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। नो पैट का भी मैंने अलग से वर्किंग नोट बना दिया, नोट 3 विच इज़ EBIT इंटू 1 - T, दैट इज 26.25 माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 16% इंटू 50, आंसर इज 18.25। Is it okay? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है ये लर्निंग कर्व थ्योरी का क्वेश्चन है। इससे भी हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। देखेंगे ना, चैप्टर्स आर फिक्स्ड कि किससे क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ गए। डू पॉइंट से अभी मेन क्वेश्चन नहीं आ रहा है, BVA से ज़्यादा आ रहा है, लर्निंग कर्व से आ ही रहा है। Z-Man is manufacturing company and has 10 direct workers who work for 25 days in a month of 8 hours per day. Estimated downtime is 25% of total available time. तो total available time और डाउन टाइम माइनस करेंगे तो प्रोडक्टिव टाइम आ जाएगा। तो ये मैंने नोट 1 में कर लिया। टोटल टाइम है 10 × 25 × 8 माइनस 25% किया तो प्रोडक्टिव आवर्स आ गया। फिर बोल रहा है कंपनी मेक्स गिफ्ट आइटम, कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 30 यूनिट्स फ्रॉम अ कस्टमर। First unit is requiring 40 hours to manufacture. Company expects 90% earning index for this type of work. Company standard absorption costing यूज़ करता है। इसका मतलब फिक्स्ड ओवरहेड को भी कॉस्ट का पार्ट बनाना है और फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, इसीलिए प्रोडक्टिव आवर्स दिया हुआ था। तो मटेरियल है, लेबर रेट पर आवर है, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर है, फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ दिया हुआ है, बट आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कारण इसको रेट पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेट पर आवर निकाला तो आ गया 5 रुपीज़ पर आवर, 7500/1500। तो नेट आवर्स से करना है, ये भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद बोल रहे कैलकुलेट करो टोटल कॉस्ट फॉर फर्स्ट 30 यूनिट्स। तो फर्स्ट 30 यूनिट्स के लिए तो डबल करके काम नहीं होगा, इक्वेशन लगेगा, उसके लिए नीचे में वैल्यूज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पहले 30 यूनिट्स का एवरेज टाइम निकाल लोगे, मान लो वो है हम लोगों का नोट नंबर 1 विच इज़ y इज इक्वल टू फर्स्ट का जो टाइम है विच इज़ 40। फर्स्ट का टाइम कितना है 40 है, इंटू x टू द पावर लर्निंग इंडेक्स। तो x टू द पावर लर्निंग इंडेक्स इज -0.1512, सॉरी -0.152 है यहाँ पर, तो -0.152 लिखा। इसका वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दिया तो y का वैल्यू आ गया। दिस इज द एवरेज टाइम फॉर फर्स्ट 30 यूनिट्स। दिस इज एवरेज टाइम फॉर फर्स्ट 30 यूनिट्स। तो एवरेज टाइम इज बेसिकली टाइम पर यूनिट, एवरेज आवर पर यूनिट फॉर फर्स्ट 30 यूनिट्स आ गया है 23.84। तो क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट पर यूनिट पूछा है, तो मैंने बस इस आवर को यूज़ करके टोटल कॉस्ट निकाल दिया। मटेरियल 60,
लेबर का 6 इंटू 23.84, वेरिएबल ओवरहेड का 2 इंटू 23.84, फिक्स्ड ओवरहेड का 5 इंटू 23.84, सबको ऐड किया तो आंसर आ गया। फिर बोल रहे इफ द कंपनी रिसीव्स अ रिपीट ऑर्डर फ्रॉम द सेड कस्टमर ऑफ 40 यूनिट्स a certain price per unit that will yield a profit of 20% on selling price। तो रिपीट ऑर्डर के लिए पहले इंक्रीमेंटल आवर्स निकालने पड़ेंगे विच विल बी फ्रॉम 31 टू 70, जिसके लिए पहले एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर फर्स्ट 70 यूनिट्स निकालना पड़ेगा। एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर फर्स्ट 70 यूनिट्स क्या होगा, 40 इंटू 70 टू द पावर माइनस 0.152, जिसका वैल्यू पुट करें तो 20.96 आ रहा है। फिर इंक्रीमेंटल आवर्स निकालें तो क्या आएगा, 20.96 इंटू 70 माइनस 23.84 इंटू 30, विच इज़ टोटल आवर्स ऑफ फर्स्ट 70 माइनस टोटल आवर्स ऑफ फर्स्ट 30। ऐसा करके आ जाएगा हम लोगों का इंक्रीमेंटल आवर्स, और उस इंक्रीमेंटल आवर से इंक्रीमेंटल आवर पर यूनिट हम लोगों का निकल आएगा विच विल बी 752 डिवाइडेड बाई इंक्रीमेंटल ऑर्डर इज ऑफ 40 यूनिट्स, तो 752 डिवाइडेड बाई 40 करने से 18.8 आवर पर यूनिट आ गया। ठीक है, अभी से 18.8 को यूज़ करके कोटेशन निकाल दिया गया। तो इसमें आप देखो मटेरियल रखा गया सेम, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर आवर के हिसाब से इंटू 18.8 किया गया तो टोटल कॉस्ट आ गया। और प्रॉफिट बोला है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% जोड़ दिया तो प्राइस आ गया, आंसर आ गया, दैट्स इट। तो ये कोई यूनिक सम नहीं आया है, एकदम किया हुआ सम में से एक सम आया है, कुछ भी इसमें यूनिक नहीं है। आपको दिखने में लग रहा होगा कि अरे सर तो करके लाए फटाफट कर दिए, बट आपको सच बता रहे हैं ये सब पेपर सॉल्व करने में कई बार मतलब पूरा दिन अगर 6 से 7 घंटा बैठ के सॉल्व करें तो पूरा दिन लग जाता है, फिर जाकर आपको बता पाते हैं। हम लोग ऐसे कोई 3 घंटा बैठ के एग्ज़ाम के तरह तो कर नहीं पाते हैं। रियल फैक्ट है, आप सोचेंगे सर आपको तो और जल्दी कर लेना चाहिए, वो बात सही है आपका, बट आपके जितना प्रैक्टिस और स्पीड है ना, जो आपका एग्ज़ाम के समय डेवलप हुआ होता है वो हमारा नहीं रहता, हमारा उतना फोकस नहीं रहता जितना आपका रहता है। तो इस कारण से कई बार मेरे को तो 6-6 घंटा भी लग जाता है एक पेपर सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि और भी चीज़ें, अफेयर्स हैं ऑफिस के, घर के, सब संभालते हुए सॉल्व करते हैं। ऐसा कोई 3 घंटा रूम में बैठ के एग्ज़ाम देने के हिसाब से बैठ के नहीं करते हैं। और फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर चेक करते हैं सारा आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा, क्या गड़बड़ हो रहा है। तो द प्रोसेस समटाइम्स टेक टाइम, कई बार एक दिन में नहीं भी होता है, तो इट टेक्स रियली लॉट ऑफ टाइम, है ना। तो आपको इसको लेकर फ़ायदा लेना है, बट ये मेन बात है कि अल्टीमेटली आपके लिए वैल्यूएबल होता है बोलकर ये करने का हमारा इंटेंशन है। और ये फ़ायदा तभी है जब आप यहाँ तक पहुँचें और इसका सॉल्यूशन से खुद भी वापस प्रैक्टिस करें, दूसरों को शेयर भी करें, तो हमारा समय का वैल्यू निकल जाता है। अब देखो 8A डिसीजन ट्री का क्वेश्चन है। डिसीजन ट्री का क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आ रहा है। इसमें क्या होता है ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है ट्री बनाने का। आप अपने से बना के देखो पहले कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। गलत ही बनाओ बट बनाओ जरूर। टेक्सटॉन लिमिटेड एक टेक्सटाइल कंपनी है, इज कंसिडरिंग वेदर टू एंटर a new market. In case the company decides to enter this market, it must increase its production. To achieve higher production, it must either install a new plant with a cash outlay of 3 lakh or pay overtime wages to its worker, which are expected to amount to 1 lakh. तो बोल रहे हैं नया मार्केट में जाना है, ऐसे सोचते हैं न्यू मार्केट में जाना है, क्या तो एंटर करेगा या तो एंटर नहीं करेगा। ठीक है, अगर एंटर करेगा प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज प्रोडक्शन। और उसके लिए 2 रास्ता है, इंक्रीज प्रोडक्शन बाय वे ऑफ, बोल रहा है एडिशनल इक्विपमेंट लाओ या फिर ओवर टाइम कराओ। अगर एडिशनल इक्विपमेंट लाएंगे तो 3 लाख लगेगा, ओवर टाइम कराएंगे तो 1 लाख लगेगा। इफ द कंपनी डिसाइड्स टू एंटर द मार्केट एंड देयर इज अ 60% चांस ऑफ इट्स शेयर होल्डर अप्रूविंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू प्लांट, तो इसमें भी चक्कर है कि अप्रूव होगा उसका प्रोबेबिलिटी 60% है और अप्रूव नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी 40% है ना। तो अपने क्या गड़बड़ करते पता है, जब ये सम को बनाते हैं अपने से, तो ये 60% 40% यहाँ नहीं डाल के हम लोग डाल देते हैं एडिशनल इक्विपमेंट 60%, तो 40% डाल देते हैं प्रोबेबिलिटी ओवर टाइम, तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोल रहे रैंडम सैंपल ऑफ करेंट मार्केट स्ट्रक्चर रिवील्स दैट देयर आर 40% चांस फॉर अचीविंग हायर लेवल ऑफ सेल्स बाय द कंपनी, 30% ऑफ चांस कि आपका
मीडियम लेवल सेल्स होगा, 20% चांसेस लो लेवल सेल्स होगा, लो सेल्स 20% और कुछ सेल्स नहीं होगा उसका 10%. फर्दर अ हाई लेवल ऑफ सेल्स विल यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख, मीडियम लेवल 6 लाख, लो लेवल 2 लाख एंड नो सेल होगा तो 5 लाख का लॉस हो जाएगा. तो आप इससे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके. फिर बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट. दिस इज अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट भी फर्दर माइनस होगी. तो ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करें ना तो ये वर्किंग करके आ रहा है 5.7. ये 5.7 आ रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है रिक्वायर रिप्रेजेंट द अबव प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन ट्री एंड सजेस्ट द ऑप्शन दैट शुड बी सिलेक्टेड बाय द कंपनी. तो ये एक अलग पार्ट है कि अगर सब कुछ हुआ तो प्रॉफिट आएगा 5.7 का अगर न्यू मार्केट में एंटर कर गए तो 5.7 कमाएंगे क्या तो एडिशनल इक्विपमेंट से या तो ओवर टाइम से. एडिशनल इक्विपमेंट में 3 लाख का खर्चा लगेगा, ओवर टाइम में 1 लाख का खर्चा लगेगा. बट एडिशनल इक्विपमेंट में अप्रूवल का चक्कर है, 60 और 40% चांस है अप्रूवल मिलेगा कि नहीं. बट जो भी हो प्रॉफिट यहाँ पे भी 5.7 आएगा. अप्रूवल मिला तो, है ना, अप्रूवल मिला तो 5.7 का प्रॉफिट आ जाएगा. अप्रूवल नहीं मिला तो वो 5.7 का प्रॉफिट आपका 60 और 40% चांस लेकर आने वाला है. तो अब फिर से सोचो अप्रूवल अगर मिल गया तो 5.7 का जो प्रॉफिट है उसमें से 3 lakhs आपका कॉस्ट लग जाएगा बिकॉज दिस इज एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट. तो प्रॉफिट जो 5.7 है उसमें से 3 लाख और कट गया तो कितना होगा 2.7 हो जाएगा. 5.7 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 2.7 आ जाएगा ना. 5.7 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 2.7 आ जाएगा. तो ये 2.7 आने का प्रोबेबिलिटी 60% ही, और अप्रूवल ही नहीं मिला तो ये काम आगे बढ़ेगा ही नहीं. यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा, जीरो, ना खर्चा लगेगा ना वो प्रॉफिट आएगा जो आप सोच रहे हो. तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये 2.7 का आने का चांस है सिर्फ 60% प्रोवाइडेड अप्रूवल मिल गया तो यहाँ पर आप बैक कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कितना प्रॉफिट आ जाएगा. एक्सपेक्टेड वैल्यू 2.7 का 60% प्लस 40% इंटू 0 इंटू 40%. तो दिस इज कमिंग 1.62. दिस इज द वैल्यू एट नोड दिस इज से नोड सी फॉर एग्जांपल. इसका नंबरिंग कर दें तो ये नोड सी में वैल्यू है 1.62. ठीक है. और अब अगर ये वाला रास्ता नहीं अपनाएंगे तो ओवर टाइम वाला रास्ता अपनाएंगे. ओवर टाइम वाला रास्ता में 5.7 की प्रॉफिट आ रही है, -1 करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रही है 4.7. तो अपने को अगर चुनना है 4.7 चुने कि ये 1.62 चुने तो हम 4.7 चुनेंगे. 1.62 नहीं चुनेंगे क्योंकि वहाँ अप्रूवल का चक्कर हो गया. अप्रूवल का चक्कर हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो गई. तो 1.6 और 4.7 में कौन सा बेटर है 1.62 और 4.7 में 4.7 बेटर है. तो ओवर टाइम वाला ऑप्शन प्रेफर्ड हो जाएगा. अब इन दोनों में प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ है कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे निकालें. इन दोनों में प्रोबेबिलिटी नहीं दिया हुआ है कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें. तो हमारा आंसर बस अभी यहीं पे आके रुक जाएगा कि एडिशनल इक्विपमेंट और ओवर टाइम बेटर है बिकॉज उसमें प्रॉफिट 4.7 का आ रहा है. अब इसी को बस प्रेजेंट करना है. यहाँ पे भी किया हुआ है और यहाँ पे भी मैं करके लाया था. आप जैसे भी कर लो. अभी मैं यहाँ से जो करके लाया था एक बार उसको हटा देता हूँ. कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि यहाँ बस वही करना है. क्लियर हुआ आपको मैंने क्या बोला. सो दिस इज द सॉल्यूशन. आप पहला एक वर्किंग नोट में यहाँ पे प्रॉफिट एक्सपेक्टेड वाला निकाल लेंगे और फिर डिसीजन ट्री बनाएंगे. समझ गए. तो डिसीजन ट्री का आंसर है कि ये नोड ए बनाया. एक नोड नंबर लास्ट में बढ़ाते हैं, पहले सिचुएशन डालते हैं न्यू मार्केट एंटर करेंगे या नहीं करेंगे. ठीक है. फिर एंटर करेंगे तो एडिशनल इक्विपमेंट लेंगे या ओवर टाइम करेंगे. एडिशनल इक्विपमेंट लेंगे तो अप्रूवल मिलेगा तो खर्चा लगेगा 3 लाख, नहीं तो नहीं लगेगा. अप्रूवल ही नहीं मिला तो खर्चा ही नहीं हुआ. अगर खर्चा हुआ 3 लाख तो नेट प्रॉफिट आएगा 2.7
और अप्रूवल ही नहीं हुआ तो कुछ इनकम ही नहीं आएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा वो निकाला, और ओवर टाइम में 1 लाख खर्चा लगेगा, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उसमें क्या आएगा 5.7 माइनस 1 करके 4.7। तो ये 4.7 और ये 2.7 का 60% से आ रहा 1.62, तो दोनों को कंपेयर किया, आंसर आ गया। ओके अब नेक्स्ट क्या बोला है, थ्योरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। हर बार इससे एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप मतलब जोड़ी बना के देखेंगे ना, आप देखेंगे 8AB फिक्स्ड है, डिसीजन ट्री और रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का डेफिनेशन, उसका टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोल फंक्शंस एक्सरसाइज बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। तो वो स्टैंडर्ड थ्योरी है जो आपको पढ़ाया हुआ, सबका वीडियो भी यूट्यूब पर डाला हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक बार समझ लीजिए, याद हो जाएगा, समझ लेंगे तो अच्छे से याद हो जाता है। तो डिसीजन ट्री से क्वेश्चन फिक्स्ड है, फिर आपका लर्निंग कर्व और ईवीएस से क्वेश्चन फिक्स्ड आ रहा है, फिर बजटिंग और कैश बजट से फिक्स नहीं है। यहाँ पर 5 नंबर पे जरूरी नहीं हर बार कैश बजट आएगा, कभी कुछ और क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग फिक्स्ड है यहाँ पे, तो 6 से 6 भी फिक्स्ड है। फिर आपका 5 नंबर में स्टैंडर्ड भी आ जाता है, मार्जिनल भी आ जाता है, कुछ भी आ सकता है, कैश बजट भी रिपीट हो सकता है। 5 नंबर थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव है। 4 नंबर भी जो होता है वो नॉर्मली मार्जिनल कॉस्टिंग से ही आता है, तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग का ही आया है। बट 3 नंबर जो है इस बार बड़ा क्वेश्चन आ गया, ये भी कई बार मार्जिनल कॉस्टिंग से ही डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन ही पूछ रहा है ना। फिर 2 नंबर जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, और उसके साथ एक डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर का पूछ ही रहा है, डिफरेंस बिटवीन करके। तो इस तरह से हम लोगों का पेपर सॉल्व हो जाता है। आपके लिए बेस्ट क्या, आप जब पेपर सॉल्व करें तो ऐसे वेरियस टर्म का पेपर को लेके ना कंपैरेटिव एनालिसिस जरूर करें कि किस जगह पे क्या पूछा जा रहा है। ये आपके लिए एक और एड ऑन हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में कौन सा चैप्टर से आया, कौन सा टॉपिक से आया, फिर 1 का 2 में कौन सा चैप्टर से आया, कौन सा टॉपिक से आया, फिर कंपैरेटिव देखें। फिर एक प्रेडिक्शन भी कर सकेंगे आपकी किस चैप्टर से कहाँ पे आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अकॉर्डिंगली वो चैप्टर को ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं, और उसका सारा सवाल जितना हो सके वो बना के जाएं, और एक स्ट्रेटजी बना के जाएं कि किस तरह से आप अपना 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। समझ गए? सो दिस इज़ हाउ यू शुड एक्चुअली अटेम्प्ट द एग्ज़ाम एंड डू द एनालिसिस। ऑलराइट, आई होप दिस हैज़ बीन यूजफुल। और ये आपको डाउनलोड करना है अगर जो क्वेश्चन पेपर है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में चले जाइए, वहाँ पे मेरा लिखा हुआ आपको सब मिल जाएगा। आप हमारे स्टूडेंट है तो क्लास नोट्स में मिल जाएगा, दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं बिकॉज ये वीडियोस यूट्यूब में भी रहेगा। राइट, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू सून। ध्यान रखिए अपना, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। टेक केयर।